क्या आपने कभी सोचा है एआई सिर्फ बग्स नहीं फिक्स करती, बल्कि वो आपका पूरा करियर तब्दील कर सकती है। आज हम बात करेंगे एजीआई और एएसआई के मुतालिक, ठीक है? ये ए एसिया एएसआई जो है ना, ये पुलिस वाला एएसआई नहीं है, ये कोडिंग वाला एएसआई, ठीक है जी। अ, ये ये 2 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि डेवलपर्स की जॉब्स को हिला सकते हैं। और आपको ये बता सकते हैं कि आगे आगे जो है ना वो रिमोट वर्क का फ्यूचर क्या है और सारा कुछ। मेरे साथ जो है वो एज़ यूजुअल ईमान अली मुग़ल साहब हैं, जिन्होंने अब तक 3 स्टार्टअप फेल किए हैं। ये अब नया स्टार्टअप माशाल्लाह वो चला रहे हैं। इसके अलावा 26-27 साल का उनका एक्सपीरियंस है। और इसके साथ-साथ आजकल ना वो एआई वगैरह के अंदर ना बहुत प्रोएक्टिवली चल रहे हैं। तो ईमान भाई से पूछते हैं कि यार ईमान भाई मुझे ये बताएँ 3 ऐसी टेक्नीक्स बताएँ जिससे मेरी जो जॉब्स हैं, जो फ्यूचर की जॉब्स हैं मेरे जैसे डेवलपर्स की, वो जो है ना वो एआई प्रूफ हो जाएँ, ठीक है? और हमें ये बताएँ हमें इस चीज़ के अंदर क्या कहते हैं कि लेट्स डाइव इन करके हमें ये बताएँ कि क्या फ्यूचर में हम मेरे जैसे जो नालायक डेवलपर हैं वो एआई के सुल्तान बनेंगे या वो एआई के इस चक्करों में जो है ना अपनी जॉब्स खत्म कर बैठेंगे। तो मेरा ईमान भाई इससे रिलेटेड आपसे पहला सवाल ये है कि अब जिस तरह आजकल रिमोट रोल्स का बहुत ज़्यादा सिनेरियो चल रहा है ऑन सोशल मीडिया, लोग अप्लाई कर रहे हैं और सारा कुछ। लेकिन जो एक डेवलपर है, एक जूनियर डेवलपर है, वो बड़ा परेशान है कि यार मैंने $3000 का जो है ना जी वो रिमोट वर्क जो है वो सिक्योर करना है, ठीक है? क्योंकि उसने हमारी पिछली एपिसोड जो है ना पॉडकास्ट की वो सुन ली है। जिसमें आपने कहा है कि जी उसका सॉल्यूशन जो है ना रिमोट वर्क और यहाँ पे जो ले-ऑफ्स हो रहे हैं ना जी वो गलत हो रहे हैं, ठीक है? तो असल में वो ये कहता है कि मुझे अगर नहीं मिल रहा कुछ लाइक मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा और सारा कुछ, तो उसको कैसे मैंने हैंडल करना है? और सोशल मीडिया पे आपको पता है हर बंदा जो है ना अपनी दिन की हर एक बात शेयर कर रहा है। लोग बहुत ज़्यादा अपनी अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई करके जो है वो शेयर कर रहे हैं। जिसकी वजह से इम्पोस्टर सिंड्रोम और बाकी जो है लाइक एआई का सुनामी एक तरफ हमारे ऊपर जो है वो मंडला रहा है, दूसरी तरफ सैलरीज का स्ट्रेस चल रहा है कि यार इधर की कंपनी सही सैलरीज नहीं दे रही लेकिन रिमोट जॉब मिल नहीं रही। तो ये सब कुछ मिल मिला के क्या स्ट्रेस को बढ़ा नहीं रहे? बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। मतलब कि चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। हाँ जी। पानी पानी पिए बगैर भी मौत है, हाँ जी, और पी के भी पानी बहुत है। पी के भी मौत है, और यार आखिर एक दिन मौत है। ये शादी के लड्डू के बारे में नहीं थी बात? एआई का जो अब हाइप है ना, वो भी शादी का लड्डू बन चुका है। ओह माय गॉड! जेड़ा खाए वो भी पछताए, जेड़ा ना खाए वो भी पछताए। यार, ये जैसे मैंने कहा ना कि हाइप, तो बेसिकली हाइप ज्यादा है। ये जो पोस्टें जो आप लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे जो देख रहे होते हैं, वो एक्चुअली होता कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपनी एंगेजमेंट्स और ऑडियंस बढ़ाने की एक वो उनकी को काविशें होती हैं। मैंने ये पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, वो एक एनीटन के फ्लो की पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स फ्लो की तस्वीर लगाई होती है, जो जूम भी नहीं होती, पता ही नहीं चलता कौन से नोड्स उन्होंने यूज किए हुए हैं। और ऊपर एक स्क्रिप्ट जनरेटेड होता है, जो कि वो भी एआई से लिखवाया हुआ होता है, चैट जीपीटी से या क्लॉड से या परप्लेक्सिटी से, किससे भी, किसी से भी। और जी मैंने ये पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, और मुझे जो है डीएम करो, तो आगे से जवाब भी नहीं आता। तो ये इसे कहते हैं कि हाइप क्रिएट करना। लेकिन एक्चुअली जो फैक्ट्स हैं वो बड़े डिफरेंट है। वो बंदा जब डाइव इन करता है तो फिर उसको समझ आती है, यार ये मतलब इतना आसान नहीं है खाता जो कि हम समझ के बैठे हुए हैं। तो एनीवे, आपका जो क्वेश्चन था अली, क्या था कि क्या हमारा एआई जो है वो क्या मतलब रिप्लेस कर देगी, क्या करेगी? हाँ, मतलब कि क्या हमें इसका स्ट्रेस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और क्या रिमोट वर्क की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो एआई खा जाएगी? क्योंकि जो मेरे पास लाइक मैं जो सोशल मीडिया पे जिन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा हूँ ना, उसमें जो डेवलपर्स कम्युनिटी है ना, जो कि मेरी तरह के पापे हैं, सही है? हम्म। तो वो पापे जो है ना या जो पुराने जो अपने हाथ से काम करना जानते हैं, वो तो वाइब कोडिंग और एआई के थ्रू कोडिंग की जो है ना जो मिट्टी पलीत करते हैं ना वो तो
एक अलग चीज़ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कि क्रिएटर्स हैं, लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो उनकी बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार बस हमारे तो ये 1-2 महीने ही हैं, उसके बाद तो घर में जो है ना फाका ही है। नहीं, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ऐसा असल में नहीं, वो वही बात है। असल में ना बात वही होती है कि जब आप किसी भी चीज़ की जब हाइप क्रिएट होती है ना, तो उसमें आप स्ट्रेस में उसी वक़्त आते हो जब आपके पास नॉलेज की कमी होती है या आपको निटी-ग्रिटी डिटेल्स का नहीं पता होता, तो उसमें फिर आप स्ट्रेस में आते हो। तो स्ट्रेस में ना आने की जो एक वो है, वो यही है कि आप इसके बारे में रीड करना शुरू करो, आप इसके बारे में देखो, जानो, पढ़ो, सुनो। यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोज़ हैं। डीप लर्निंग डॉट एआई के ऊपर ठीक-ठाक उसके कोर्सेज़ हैं, एंड्रयू एनजी के, ठीक है? तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो सारी बस बातें ही हैं, ठीक है? लेकिन जो प्रैक्टिकैलिटी और असल चीज़ है ना, दैट इज़ रियली डिफरेंट। अच्छा, जॉब खाने की जो बात है ना, वो ये है कि जो प्रोग्रामर्स हैं, तो इससे मेरे ख्याल है सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है कि क्या एआई जो है वो हमारी कोडिंग की जॉब्स को रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती? ठीक है? मेरा ख्याल है एप्रोप्रिएट क्वेश्चन तो ये बनता है। तो उसका जो अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि क्या एआई कोडिंग की जॉब्स को खत्म कर हाँ, देगी? वही ना, अगला तो क्वेश्चन है। बेसिकली उसमें ये है कि अभी करंट जो फैक्ट्स हैं एआई के मुतालिक कि ये कहाँ तक पहुंची है, और उससे पहले हम अगर थोड़ा सा इसको ड्रिल डाउन करें कि यार ये कोडिंग कैसे करती है, कोड कैसे लिखती है, तो मेरा ख्याल है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, वो अभी आपने हाँ, उससे सच बुलवाया तो था एक दफ़ा बैठे आप उसकी एग्जैक्टली, इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे थे क्योंकि वो तो उसने खुद ही बताया था कि मैं जो हूं ना कोड कैसे लिखती हूँ। तो वो कोड कैसे लिखती है, वो कोड को जो हम कोड लिखते हैं ना, एक फंक्शन लिखा हुआ है सी शार्प का या सी प्लस प्लस का या पाइथन का, तो फंक्शन का नाम है, उसका सिग्नेचर है, नीचे उसकी बॉडी है, उसके अंदर इफ एल्स की स्टेटमेंट है, कोई बिजनेस लॉजिक है, कोई लूप लगी हुई है। अब ये पूरा फंक्शन है, अब एक ह्यूमन जब इस फंक्शन को देखेगा ना, तो वो लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करेगा, अच्छा यार ये फंक्शन ये कर रहा है, ठीक है। लेकिन एआई जब देखेगी ना, तो उसको सेट ऑफ टोकन्स देखेगी। फंक्शन का नाम एक टोकन होगा, यानी कि वर्ड होगा, उसका पैरामीटर अलग टोकन होगा, उसके बाद अलग टोकन होगा। वो क्या करेगी, वो टोकन नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करेगी, ठीक है, और आपको कोड लिख के दे देगी। अब उसको ये नहीं पता कि उसने क्या लॉजिक डिजाइन की है, ठीक है, एआई को नहीं पता। वो ह्यूमन जब उसको पढ़ता है तो फिर उसको समझ आती है यार ये क्या है, इसने चवल मारी है, या इसने एक अच्छी अच्छी लॉजिक बना के दी है और वट एवर। अच्छा, नंबर टू, एआई के पास कोई डिबगिंग का एनवायरनमेंट नहीं है, कोई आईडी नहीं है जिसपे वो जनाब F5 करके रन करे, ठीक है, या डिबगर मोड में जाए, डिबग करे और देखे कि यार प्रोग्राम आपका चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा, ह्यूमन जब प्रोग्रामिंग करता है, एल्गो लिखता है, तो वो 4-5 दफा तो वैसे ही उसको रन करके देखता है कि यार चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, आउटपुट आ रही है नहीं आ रही। चलो सिंटेक्स के एरर नहीं देगी, लेकिन व्हाट अबाउट द रन टाइम एरर्स, ठीक है, वो सारे ह्यूमन को सर वेरीफाई करने पड़ेंगे। असल गेम ही रियल टाइम एरर्स हैं। एग्जैक्टली, बिल्ड तो टाइम एआई एरर्स तो वो अभी आपको इंटेलिजेंस ही पकड़ा देता है। एग्जैक्टली अभी करंट सिचुएशन के अंदर एआई जो कोड लिख रही है वो सेट ऑफ टोकन्स का रिस्पॉन्स दे रही है, दैट्स इट। वो यस कोई लॉजिक उसमें नहीं लगा रही, वो कोई लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही, उसको खुद नहीं पता कि उसने जो कोड लिखा है वो लॉजिकली क्या आउटपुट दे सकता है, ठीक है। वो सिर्फ टोकन्स और अपना जो नॉलेज बेस जो है जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ हुआ है एलएलएम, उसकी बेस पे वो आगे जवाब दे रहा है। सर वो तो हमारे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे एक दोस्त है उन्होंने ना क्लाउड कोड किया मेरे कहने पे। तो उन्होंने क्लाउड कोड किया, मैं क्लाउड कोड को यूज़ करता हूँ टोकन्स के ऊपर ना, लाइक मैंने उसकी एपीआई यूज़ की हुई है। जो अकाउंट वाला काम है ना वो ज़रा बंदे को फँसा देता है। बंदा एक जगह पे जाता है, वो बड़ी क्रिटिकल पॉइंट पे जाके ना जी उसकी लिमिट पूरी हो जाती है। अच्छा, तो वो ना मैंने उसका टोकन लिया और मैंने उस पे काम किया, उसने साहब ने लिए, उन्होंने को $25 के ना टोकन लिए। टोकन लेने के बाद ना उन्होंने उस पे ना एक काम किया बस। उस एक काम पे उनके $10 उड़ गए। उसने वहीं पे क्लाउड ये भी कोड अनइंस्टॉल कर दिया। मुझे कहता है ये क्या प्रॉब्लम, ये क्या किया? मैं कहा यार तूने उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं किया। हम्म, ठीक है, तूने पढ़ के उसको बल्क ऑफ एक्शंस दे दिए हैं। और जब तूने उसको बल्क ऑफ एक्शंस दिए हैं तो वो वो तो सारी पता कंज्यूम करेगा। उसने कहा लो जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, हाँ, फिर इसी तरह ही एक एक मैं बैठा हुआ मीटिंग के अंदर, तो मुझे ना वो थे साहब थे, तो वो ही वाज़ काइंड ऑफ वेरी इम्प्रेस्ड बाय एआई, कोडिंग, ठीक है? और ना लाइक वो तो बैक एंड डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर को तो ऐसे देते हैं जैसे कमीन आ गए हैं, कोई
पिछड़ी ज़ात के कोई आ गए, पता नहीं इनको तो पता ही नहीं है कि भाई एआई जिन क्या है, ठीक है? तो उनके साथ मैं बैठा हुआ तो उन्होंने ना मुझे एक बात की कि यार तुम अपनी इसमें इनोवेशंस क्या ला रहे हो? मैं कहा सर ऑब्वियसली हम टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो टूल्स यूज़ होते हैं, उनको करते हैं। अच्छा लेकिन टूल्स तो यूज़ करेगा तुम्हें उसका सही तरीका आता है? मैं कहा जी इतनी भी बात नहीं है, ये गंज मैंने धूप में तो नहीं की ना, ये इसी तरह ही टकरे मार-मार के की है। ख़ैर इट टर्न्स आउट कि उन्होंने मुझे चैलेंज किया, मैं कहा जी देखिए होता ये है कि एआई जो है ना, उसको हम काम देते हैं, वो करता रहता है, 1-2 प्रॉम्प्ट्स तक सही जाता है, इधर तीसरी प्रॉम्प्ट पे आता है, वो भाईजान पागल हो जाता है, वो ऐसी-ऐसी बल्लियाँ मारनी शुरू करता है, बंदा परेशान होता है क्या हो गया? अच्छा अब जो सबसे बड़ी इसमें मज़ेदार चीज़ है ना, वो ये है कि आप उसको कहते हैं, गालियाँ दे के आप उसे कहते हैं कि ये तूने क्या चवल मारी है, इसको ठीक कर। अब ये कहने में भी आपके टोकन कटेंगे, जो उसने काम खराब किया उसमें भी आपके टोकन कटेंगे। Like they are not accepting their mistakes. Like that is only profit loss statement for all these हुँ, companies. So ऐसा ही है, बिल्कुल अ, ऐसा ही। मेरे और मेरे ख्याल से तो लाइक मैं अगर बात करूँ तो there is a lot of effort and there is a lot of time required to achieve such things. ऐसे ही है और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना मतलब देखो हैलुसिनेशंस क्या है, एलएलएम हैलुसिनेट कर देते हैं। अब हैलुसिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करना होता है, तो वो उनकी प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ बिल्ट इन है कि उन्होंने हैलुसिनेट करना है। उसका ये कोई ग्राफ ऐसी है ना। बात नहीं है। हाँ, तो मतलब आपने एक फंक्शन उसको दिया, वो उसमें 2 पैरामीटर्स है, वो तीसरा पैरामीटर भी ले आएगा। अब ये हैलुसिनेशन है। अब बीइंग अ ह्यूमन अगर आपको कोडिंग नहीं आती और आप अगर नो कोड के उसके मतलब एक एमबीए किया हुआ है आपने, आपने प्रोग्रामिंग सिरे से पढ़ी नहीं है, तो आपको क्या पता होगा कि यार उस कोड को कैसे ठीक करना, ठीक है ना? तो यार ये अभी नाउ इस वक्त जो है इतनी कैपेबल नहीं है ये। अच्छा, फिर उसके बाद एक्यूरेसी का इशू भी है ना, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते। फिर सबसे बड़ा इशू जो एआई सिस्टम्स का होता है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर होती है। ठीक है कि हर दफा हर प्रॉम्प्ट पे आपको एक अलग ही जवाब मिलता है। ठीक है जी, वो यार वो याद नहीं है, वो एक क्या कहते हैं, एक लतीफा भी था ना बड़े मजे का कि यार हाँ भी तुम्हारा नाम क्या है? आज अम्मी ने पाए पकाए थे। अच्छा, तुमने पाए खाए हैं? हाँ, अब्बू ऑफिस जल्दी गए थे। अच्छा, तो मैंने बाहर ये बाहर तारों के ऊपर कौन बैठा हुआ है? हाथी बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, मैंने हाथी देखा था, हवा में उड़ रहा था। तो समझ रहे हो ना, जो कन्वर्सेशन हो रही है बेसिक वो प्रोग्रामिंग हो रही है। बेसिक प्रोग्रामिंग हो रही है जिसका कोई मायने नहीं है। ये अरे वाइब यार कोडिंग ये है। भाई यार अच्छा अच्छा यहाँ पे ना मैं अपनी ऑडियंस को कहूंगा कि प्लीज आप भी ना अ, हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें और हमें बताएं कि आपका एआई टूल्स के साथ जो है ना एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्लीज कमेंट में हमें बताएं। और इसके अलावा मैंने एक चीज पढ़ी थी जो कि ना मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग थी। वो अलार्मिंग ये थी कि आज तक लाइक बाय दिस डे कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि वाइब कोडिंग से बना हो और वो प्रोडक्शन में गया हो। पीओसी तक की हद तक ठीक है, बट अच्छा, नॉट ईमान प्रोडक्ट। भाई इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एआई ने अगर हमें रिप्लेस करना है, तो उसको सिर्फ़ डिबगिंग नहीं, उसको नो, सिस्टम आर्किटेक्चर, हाँ, हाँ, उसको सिस्टम हाँ, डिज़ाइन्स, हाँ। उसको पूरा जो मतलब कि रिक्वायरमेंट पूरा जो एनालिसिस, एनवायरनमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट को रिक्वायरमेंट एनालिसिस, अंडरस्टैंड करना, यस। आपकी बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस को एनालाइज करना, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझना, यूजर से ये पता होना कि यूजर चाह क्या रहा है। मतलब यार इट टेक्स अ लॉन्ग लॉन्ग रन, ये बहुत और सारा टाइम इसमें रिक्वायर्ड है। अगर मैं उसको ह्यूमन पर्सपेक्टिव में लेके जाऊँ, तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो ह्यूमन है उसको एआई मैनेज करनी आनी चाहिए, उसको सिस्टम लेवल डिज़ाइन्स का आइडिया होना चाहिए और उसको लाइक उसके पास इतना टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि वो एआई को पकड़ सके कि यहाँ पे जो है ना ये काम खराब कर रहा है। तो फिर हम एआई के सुल्तान बन सकते हैं। एग्जैक्टली। सो बेसिकली अगेन वो जो उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एआई क्या रिप्लेस कर, अच्छा एआई तो चलो हम अभी एआई करंट सिचुएशन के अंदर जो हमारे एलएलएम्स है, ट्रांसफार्मर बेसिकली एलएलएम्स है जो कि आउटपुट ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपके टोकन्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंटरनल नॉलेज लॉजिक जिसकी काफी फिर वो डिटेल हो जाती है, हम नहीं जाते। लेकिन अभी ये है, अब इससे जो नेक्स्ट स्टेज कहा जाता है वो एजीआई है, आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। ठीक है,
और एजीआई की जो मोस्ट एडवांस फॉर्म फॉर्म जो है वो क्या है, एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है। अच्छा, मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब तो इंस्पेक्टर। हाँ, एएसआई जो होता है, तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अच्छा, अब डायरेक्ट इनके ऊपर चले जाते हैं कि क्या एजीआई और एएसआई भी प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये मेरा क्वेश्चन ना आगे है, उससे पहले ना मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना है। जी जी। अच्छा, हाँ, वो क्वेश्चन ये है कि आप माशाल्लाह जो है ना वो एआई में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और काफ़ी आप जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लाइक ये वीडियोज़ में भी आके, और काफ़ी लोगों को जो है ना आपने लाइक वो अ, रियलिटी चेक भी दिया है, चेकमेट्स भी दिए हैं कि एआई इज़ नॉट व्हाट यू थिंक एआई इज़, ठीक है? तो मुझे ना अपनी जो आपकी अब तक जर्नीज़ हैं, उनके अंदर कुछ इम्पैक्टफुल एग्ज़ाम्पल्स तो बताएँ, लाइक केस स्टडी जो कि आपको लगती हो कि ये थी, लेकिन मैंने उसको फिर इस तरह से देखा। यार चैट जीपीटी नया नया आया था ना, कब आया था, 2021 में, 22 में आया था मेरा ख्याल है, 23 22 में, के एंड में, 23 में, 23 23 के स्टार्ट में आया। हाँ जी, जनवरी में मुझे याद है, जनवरी हाँ, के पहले हफ्ते में, दिसंबर दूसरे में आ हफ्ते में गया था। मैसेज आ गया था। जो 22 का ना, नवंबर दिसंबर था ना, उसमें आ गया था, उसका भी वो वर्जन अवेलेबल था। तो मैंने ना इसको उस वक्त से मतलब यूज करना शुरू किया हुआ था। मैंने इसके ऊपर अपनी काफी सारी ड्राई रन्स किए थे मैंने, कंपैरिजन किया था मल्टीपल टूल्स का इसके ऊपर, ठीक है। मैंने डेटा के काफी सारे आर्किटेक्चर्स को इसके ऊपर मैंने वेट किया था, लेकिन स्टिल जो इसका रिस्पांस होता था ना, मुझे वो आर्टिकल्स कंगालने पड़े थे और उसमें से देखना पड़ा था कि इसने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चवले मारी हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब ये प्रोग्रामिंग की तरफ आया, तो प्रोग्रामिंग में भी ऑफ कोर्स ये उस तरह से नहीं मतलब कर सका। जो कोड ये लिख के देता था, मुझे कोई 8-10 इटरेशंस करवाने पड़ते थे, जिसके बाद मुझे कोड लिखा हुआ मिलता था। और ये अभी रिसेंटली मैं इससे पता नहीं किस चीज़ का कोड लिखवा रहा था, तो वो नहीं लिख के दे रहा था मुझे सही, फिर मुझे खुद ही उसको कोड को देख के तो ठीक करना पड़ा। N10 के अंदर जो वो कोड का नोड होता है ना, उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड था, वो सही नहीं कर रहा था। उसको मैंने डॉक्यूमेंटेशन दी, N10 का लिंक दिया, उसको मैंने एग्जैक्ट कोड नोड का वाला यूआरएल दिया। मैंने कहा भाई ये है, यहाँ से सिंटेक्स पढ़ और मुझे सही बता के दे। ये वो 2-3 महीने पहले की बात है, स्टिल उसने नहीं दिया, ठीक है। फिर मैंने उसको जब खुद देखा, उसको पढ़ा, और फिर मुझे आइडिया बनी यार ये तो यहाँ पे मस्ती कर रहा है, यहाँ पे गलत कर रहा है, फिर वहां पे मैंने इसको ठीक किया। तो ये इशू तो है अभी तक, मतलब जो अभी रिसेंटली मैं 1-2 महीने पहले की बात बताई है। तो अभी भी क्या कोई वो एकदम से चेंज तो नहीं हो गया ना सब कुछ। तो ये बेसिकली है कि मैंने जो मेरा जो जर्नी है उसमें मैंने अभी तक तो इसको इतना आउट परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। अच्छा, हाँ, क्या जो जिन चीजों में आउट परफॉर्म करती है, वो वाली चीजें हैं जो कि, यानी कि जो आपके काफी लेबोरियस टास्क होते हैं ना, आपको R&D करने, आपको मतलब एक काम है, उसके लिए मैंने 5 आर्टिकल्स में पहले रीड करूंगा, रीडिंग के अंदर टाइम लगता है, और उसके बाद मैं उसकी रिपोर्ट जनरेट करूंगा या उसका एनालिसिस करूंगा, दैट इज फाइन। उसके लिए ये एआई बड़ा मुझे बूस्ट दे देगी, वो 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मुझे सारी रिपोर्ट निकाल के दे देगी। लेकिन मैं अभी भी स्केप्टिक होता हूँ उसके आंसर्स के ऊपर, मैं उसको वैलिडेट लाजमी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या एजीआई में मोरालिटी और एम्पैथी का कॉन्सेप्ट्स हैं? हाँ, और क्या इन फ्यूचर ये आएँगे? वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, पहले एजीआई की ज़रा डेफिनेशन नवाज़। देखने। एजीआई को कहा जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि अभी तक अचीव नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस के साथ ना को अचीव कर लेगी, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इस पे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल डिस्कशन है कि क्या इंटेलिजेंस, जो ह्यूमंस इंटेलिजेंट हैं, अब ह्यूमन बीइंग द सुपर बीइंग्स, ठीक है, कि जो सारी की सारी मखलूकात के ऊपर इस वक्त ह्यूमन बीइंग छाया हुआ है। बाकी बाकी जितनी भी क्रीचर्स हैं या अल्लाह ताला की जो मखलूकात है, उनके अंदर भी इंटेलिजेंस है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है जितनी ह्यूमंस के अंदर है। तो क्या ह्यूमंस की जो इंटेलिजेंस है वो उनकी कॉन्शियसनेस के साथ रिलेट करती है या नहीं करती? मेरा ख्याल है ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो फिर ये पता चल जाएगा कि यार असल में है क्या। तो
कॉन्शियसनेस जो है ना, आपकी कॉन्शियसनेस जिसको स्पिरिट स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो गया, सोल हो गया, आपकी जो रूह होती है, और वट एवर जिसको जो मर्जी नाम दे दें आप, उसके साथ ना वो आपके बेसिकली अवेयरनेस जिसे कहते हैं। तो क्या हम एजीआई के कॉन्सेप्ट को इसके साथ कर सकते हैं? तो उसका आंसर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो। ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस को साइंटिफिकली अभी तक फिजिसिस्ट, आपकी साइंस अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकी कि है क्या भला। तो उसको तो साइड पे रखे ना। अब अगर हम देखें कि इंटेलिजेंस क्या है, तो इंटेलिजेंस एक बड़ी सेपरेट स्टोरी है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस जो है वो बेस्ड ऑन डेटा है, फैक्ट्स है, प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, उसके ऊपर है ना काफी मतलब 7-8 किस्म के उसके वो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर मैं वो एक दफा मेंशन कर दूं ना, तो वो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके अंदर जो चीज है ना, वो क्या है कि इंटेलिजेंस कहते किसे हैं। अच्छा, जो इंटेलिजेंस है ना जी, उसके बारे में जो डेफिनेशन है वो क्या है कि वो बेस करता है आपकी स्टेटिस्टिक्स पर, आपकी कैलकुलेशंस पर, आपके नंबर्स पर, आपके लॉजिक पर, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज पर, एडेप्टेबिलिटी पर, रीजनिंग पर। ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है ना क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सारा ये है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सिमुलेट कर सकते हैं मशीन के अंदर। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं ना, ये ह्यूमन डिसीजन कैसे मेक करते हैं? ह्यूमन करते हैं अपने एम्पैथी के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने सेंटिमेंटालिटी के ऊपर, अपने रिलेशंस के ऊपर, अपनी एथिक्स के ऊपर। ठीक है, अपनी परसेप्शन के ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर, और अपनी जो डेली लाइफ की जो हैबिट्स होते हैं उनके ऊपर। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस is being driven by data, facts, as well as इमोशंस और सेंटिमेंटल मेंटल जो उसके चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को साइड पे कर दो। तो सिर्फ जो दूसरी वाली मैंने बोली है, स्टेटिस्टिक्स, नंबर्स, वो अगर आप मशीन के अंदर सिमुलेट करो, तो यस, आपकी इमोशंस को सिमुलेट कर सकती है एजीआई और एएसआई। सही, सही। गुड, गुड, गुड। तो अब फिर हम अपने जवाब की तरफ आते हैं। हम्म। वो जवाब ये है कि मेरे जैसे जो डेवलपर्स हैं, उनके लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? लाइक वो क्या नेक्स्ट स्टेप्स लें टू एम्ब्रेस दिस एआई सुनामी या एआई रेवोल्यूशन? यार, अपस्किलिंग, ठीक है, लर्निंग, हमेशा से अच्छा, वही बात है। जो ईमान जब भाई भी नई मेरा टेक्नोलॉजी आती है आपको लर्न करना पड़ता है। सही है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है। हम ना अपस्किलिंग की बात करते हैं, तो क्या अपस्किलिंग के अंदर ये चीज़ भी है कि अ, लाइक आपको अब जिस तरह फ़र्ज़ करें मैं फ़र्ज़ क्या करें, मैं अब जिस तरह डॉट नेट का डेवलपर हूँ, सही है? तो अब डॉट नेट के अंदर क्या अपस्किलिंग करते हुए मुझे अपना पूरे का पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक भी शिफ्ट कर देना चाहिए? यार, देखो, क्या जब जवाब मैंने अपनी अपनी चेंज की थी ना, मैंने 16-17 साल डॉट नेट और माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी स्टैक पे काम किया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जब बिग डेटा की तरफ आया था, तो वो स्टैक सारा चेंज हो गया था। सर बिग वो डेटा के मोस्टली टूल्स जो हैं वो लिनक्स के ऊपर ऑपरेट करते थे, सोलारिस या इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम पे करते हैं। तो मुझे ऑल्दो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन उसके बाद मुझे जरा डीपली जाके उन चीज़ों को सीखना पड़ा, देखना पड़ा। बैश स्क्रिप्टिंग देखनी पड़ी, फिर उसके बाद हडूप का कॉन्सेप्ट आया बिग डेटा के अंदर। ठीक है, फिर मैप रिड्यूस एंड देन अपाची स्पार्क, और जितने भी बिग डेटा के जो टूल्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे जो चलते हैं वो किस पे चलते हैं? तो यस, योर शॉर्ट आंसर इज यस, आपको अपना टूल स्टैक चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये स्टैक चेंज करना कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, मतलब इतना इशू नहीं होना चाहिए बीइंग अ डेवलपर और बीइंग अ प्रोग्रामर। नहीं, मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि देखिए आपने जो एग्ज़ाम्पल दी है ना वो पैराडाइम शिफ्ट है, सही है? हम्म। आप डेवलपमेंट से निकल के कर अभी भी आप डेवलपमेंट रहे हैं, सही है? हम्म। लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से निकल के आप डाटा साइंसेज़ में गए हैं, डाटा इंजीनियरिंग में गए, हम्म। सही है? मैं जो बात कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि सेम पैराडाइम में रह के
सेम पैराडाइम में रह के लाइक आप ये समझें कि जो ओपिनियन है ना वो ऑन द बेस ऑफ सोशल मीडिया हाइप चेंज हो। समझ रहे हैं बात को? जो कि मैंने और आपने बहुत ज़्यादा फेस भी किया है एक टाइम में। सही है? जब हम ओवरवेल्म हो के हमें लगा जनाब अब तो कोडिंग खत्म, अब जो है ना जी बस n8n के फ्लो बनेंगे और वही फ्लो सब कुछ करेंगे और सारा कुछ। लेकिन अ, लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया और फिर वो n8n पे ही फ़ोकस हो गए प्योरली। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि लाइक ये ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कन्फ्यूज़िंग इस तरह से है कि क्या मुझे अपनी लाइक जो पूरे दुनिया में जो पड़ा हुआ है उसको लेके उसको फौरी तौर के ऊपर अपने ऊपर इम्पोज़ कर लेना चाहिए या उसको लेके समझ के और उसमें से जो मेरी ज़रूरत की चीज़ है उसको अपने अपने साथ इस्तेमाल करना चाहिए, आई उसको थिंक अपस्किलिंग में लाना मेरा चाहिए। ख्याल है यही स्मार्ट लर्निंग इसी को ही कहते हैं कि आप बेसिकली जैसा स्मार्ट वर्क होता है ना तो उसका स्मार्ट लर्निंग भी होती है। अब स्मार्ट स्मार्ट लर्निंग क्या होती है कि खोता लर्निंग क्या है कि आपने एक बुक पकड़ी एआई इंजीनियरिंग के ऊपर या टू बिकम द एमएल इंजीनियर, ठीक है, आपने ए टू जी उसके 10 चैप्टर जो है ना वो शुरू से लेके आखिर तक पढ़ लिए। ये है खोता लर्निंग। स्मार्ट लर्निंग क्या है कि आपने अपना एक केस स्टडी सोची, उस केस स्टडी के ऊपर उस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 रेलिवेंट है, आपने जस्ट उनको पढ़ा, बाकी को पार कर दिया। दैट इज स्मार्ट लर्निंग। तो मेरा हुँ, ख्याल है कि इस तरीके से लर्निंग जो है ना वो ज्यादा आपकी मतलब फास्ट होगी, इम्पैक्टफुल होगी। आपको पता होगा कि यार मैंने एग्जैक्टली exactly जो है ना वो क्या चीज लर्न मतलब की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बजाए कि हम थ्योरी पे फ़ोकस करें, हमें यस, इम्प्लीमेंटेशन को शुरू करना एग्जैक्टली। चाहिए और उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम अपनी थ्योरी पे फ़ोकस करते हुए अपने जो लर्निंग है, सॉल्यूशंस को हाँ, देखें जो और कॉन्सेप्ट। वो उसके हाँ, दौरान अब जो मतलब कि हाँ, थ्योरी अगर हमें एक चीज़ सिखा रही है, तो हो सकता है कि वो जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हों, तो उस यस, कॉन्सेप्ट में हम 10 चीज़ें सीख रहे हों। एग्जैक्टली exactly। और यही होता है मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर आप डेफिनेटली जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा यार कंप्यूटर कैसे बिहेव कर रहा ऐसे है। ही अब है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ ना, साल के तो बिग डेटा जब पैराडाइम में मैं शिफ्ट हुआ ना तो हम तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के हिले हुए थे, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के हिले हुए थे या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिले हुए थे, ठीक है। लेकिन जो अपाची स्पार्क जो है वो स्काला, दैट इज अ फंक्शनल लैंग्वेज, ठीक है। उसके अंदर तो वो तो फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यस। अब हम लोग जब मैं मुझे 2-3 महीने तक इस चीज को खाली अंडरस्टैंड करने में लग गए थे कि यार मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को इम्प्लीमेंट करना चाहता था उसके ऊपर। तो वहां पे बात जो है ना हो जाती थी। उसकी रीजन क्या थी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट आपकी एक सिंगल पीसी की सिंगल रैम के अंदर लोड हो जाता है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीपल क्लस्टर मल्टीपल पीसीस की रैम में कैसे करेंगे, ये अब बहुत बड़ा इशू था। तो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है वो इंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपके सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग चलती है। और उसका कोर कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो 10 कंप्यूटर की रैम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और आपका एक फंक्शन होता है जो कि 10 कंप्यूटर की रैम के अंदर कंप्यूट को डेटा के पास अब लेके जाते हो। और वो फंक्शन आपका 10 दफा कॉपी होगा, रेप्लिकेट होगा और वो उतने चंक ऑफ डेटा के ऊपर चलेगा, हाँ, तो एजीआई मार के भी नहीं करती। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा पैराडाइम शिफ्ट है और वट एवर यू कैन से, लेकिन आपको ये मतलब करना पड़ता है। अब अच्छा अगर आप इस ईमान जी भाई जी अगर मैं कहूँ कि आपने 3 एक्शन आइटम्स देने हैं हमें, जिनको हम यूज़ करके अपने अपने स्किल्स को अपस्किल कर सकते हैं, तो 3 एक्शन आइटम्स कौन-कौन से होंगे? यार, पहले तो ये है कि आप एआई की जो बेसिक्स वगैरह को देखो, ठीक है। लाइक एआई अ, एसडीएलसी जो है? एक एआई फर्स्ट एसडीएलसी, यस। ठीक है। एआई फर्स्ट एसडीएलसी ये है कि आपने सबसे पहले एआई को के जरिए आपने एसडीएलसी क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब यस। एक सॉफ्टवेयर आपने बनाना है, आपने एसडीएलसी नॉर्मल जो ह्यूमन बेस्ड है आप उसको आपको पता है कि यार ये एक एसडीएलसी कैसे काम करता है, ठीक यस। है। लेकिन आपने अब ये थोड़ा सा अपना दिमाग को सोचना है कि यार अगर इसकी जगह मैं ह्यूमन के बजाय एआई होगी तो एआई कैसे इसको रिजॉल्व करेगी। और फिर हुँ, एसटीएलसी के जितने भी स्टेप्स है हर स्टेप पे एआई कैसे आपको फैसिलिटेट कर सकती है, आपके आपकी प्रोडक्टिव आपको बना सकती है। आई थिंक दैट इज द दैट इज द वे फॉरवर्ड। और व लाइक आपने स्क आप स्किल्स की तो बता दी है।
एंड व्हाट अबाउट डोमेन नॉलेज वगैरह की, डोमेन नॉलेज को भी हम अपने डीप करें? डोमेन नॉलेज किस हिसाब से? लाइक सिस्टम आर्किटेक्चर हो गया, डाटा प्राइवेसी और इस दैट तरह इज की जो नॉट चीजें हैं। डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज तो होता है हेल्थ केयर की एक डोमेन है, फाइनेंशियल एक हाँ, डोमेन है। वो तो सर ऑलरेडी, वो तो अब जो हाँ, तो फिर सजेशंस आ रही हैं डोमेन। वो यही आ रही हैं कि आप अपने आप को ना एक रिस्पेक्टिव नीश के अंदर जो है एक्सपर्ट करना शुरू करें। एग्जैक्टली, तो नीश ये नहीं है ना। अगर आप हेल्थ केयर के सिस्टम्स बना रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाए। अब ये हाँ, बड़ी बड़ी ना फाइन सिल्वर लाइनिंग है इसके अंदर, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपने आप स्किलिंग करनी का पता लगे, इस चक्कर में आप मेडिकल की बुक्स पढ़ना शुरू कर दे कि यार अपने तो नॉलेज ग्राफ बनाना है, और वो उससे जो है ना आप आधे डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं है, इस तरह और नहीं होगा, इस तरह पूरी तो फिर आप लगे पूरी रहेंगे, इस तरह कंपनी नहीं होगा। पूरी कंपनी में किसी को भी छींक आए ना तो वो सीधा आपके पास आएगा, भाईजान ये जरा देखें ना, मुझे कौन सी छींक आ गोली रही है, तो खानी है आप मैंने। उसे कहें तुम सीबीसी करा लो, हाँ। तो मैं तुम्हारा सीबीसी और स्मेयर देख के ना तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ। तो डोमेन नॉलेज जो है ना बड़ी वो बड़ा एक क्रूशियल और क्रिटिकल वर्ड है। ये डोमेन्स डिफरेंट डोमेन्स हैं, ठीक है। तो डोमेन्स लाजमी नहीं है कि आपको हर डोमेन की मास्टरी रिक्वायर्ड हो, सही है। तो लेकिन हाँ, इसमें अब क्रिटिकलिटी क्या है कि आप क्या ऐसा एआई सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जो कि डोमेन एक्सपर्ट हो, ठीक है। क्या आप ऐसा कोई चैटबॉट बना दे जो कि सिर्फ आपके डोमेन्स के बारे में आपको आंसर दे, ठीक है। ये इसका ये क्वेश्चन है। बनाया बनाया जा सकता है, लेकिन बात वही है कि वो एक टाइम पे जाकर हेलुसिनेट करने लग पड़ेगा। आपके बहरहाल पास गेट कीपिंग का कोई तरीका नहीं है। गार्ड रेल्स आपको लगाने पड़ते हैं, सेफ गार्डिंग हम्म। करनी पड़ती है उसकी, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए ना। तो ये वो वाली लर्निंग है जो कि आपको चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, सब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो ये है ना कि आपने एआई को यूज कैसे करना है, लेकिन एआई पीछे काम कैसे कर रही है, वो एनएलपी के ऊपर चल रही है या उसके पीछे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम चल रहे हैं। और बॉटम बॉटम पे जाके अंदर जाके तो मैथमेटिक्स की डेरिवेशंस और इंटीग्रेशंस ही हैं। तो अगर आपने पढ़ी है सही तरीके से डिग्री में तो वो आई थिंक वो ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल होंगे। बहरहाल मेरा ख्याल है ये जो है ना, इसमें ना थोड़ा एक इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो ये है कि क्या एजीआई और एएसआई जो हैं ये आपकी ह्यूमन के जो ह्यूमनली ट्रेट्स हैं, क्या उनको शो कर सकेंगी या नहीं। अब ह्यूमनली ट्रेट क्या है, इमोशंस है। अब ह्यूमंस के अंदर इमोशंस कैसे होते हैं, केमिकली इंड्यूस्ड और न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि आपकी बॉडी में चल रहे होते हैं, वो इमोशंस होते हैं, ठीक है। एजीआई और एएसआई क्या करेगी, इस बिहेवियर को सिमुलेट कर सकेगी बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है। सिमुलेशन में और एक्चुअली फील करने में डिफरेंट होता है, लेकिन उसको फील नहीं करेगी। अब मिसाल के तौर पे मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे दर्द फील होता है तो मैं कराता हूँ। अब मैं अगर एजीआई से कहूंगा, किसी रिपोर्ट को कहूंगा भाई तू ऐसे एक्ट करके तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो आ ऊ करेगी लेकिन उसको दर्द फील नहीं हो रहा होगा। सिमिलरली जो अल्फा जीरो है, जो ये चेस का जो था, अब उसको नहीं पता होता मैं चेस खेल रहा हूँ, वो सिर्फ चेस की मूव्स क्यों कैलकुलेट कर रहा होता है। तो ये दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब एम्पैथी है, लव है, इमोशंस है आपके, एथिक्स है, मोरालिटी है, ठीक है, इंट्यूशंस है, आपकी रिलेशनशिप्स है, आपकी बायसनेस है, आपका पर्पस है, मीनिंग है, ये ह्यूमनली चीजें हैं। नहीं, एआई इसको बायस तो है। सिमुलेट कर सकती है। अब अली, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ये, मतलब उस क्वेश्चन के साथ मैं रिलेट करता हूँ कि देखो, जब आप एजीआई और एएसआई के अंदर इन सारी चीजों के सिमुलेशन ला रहे हो, तो आपके इनके ऊपर ना चेक करने के लिए वैलिडेशन फ्रेमवर्क्स भी बनाने पड़ेंगे कि क्या ये जो सिमुलेट कर रही है कि ये सही कर रही है या नहीं कर रही है। अगर बायसनेस शो कर रही है तो बायसनेस के लिए कोई वैलिडेट कैसे करोगे आप, ठीक है। सर तो अभी ये सारी चीजें जो है ना आपको, पहले आप प्रॉम्प्ट्स को वेरीफाई करने के लिए तो बनाए ना फ्रेमवर्क्स, फिर अगली बात करेंगे ना। वो वो बड़ी दूर है। आप सिस्टम पकड़े कोई डाटा एक्सट्रैक्शन का या इस तरह कुछ, उसको आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू मैनेज किया हो पीछे एलएलएम के साथ, हम्म। बचन आप उस प्रॉम्प्ट आपने गलती से खुदा ना खास्ता आपने किसी शरारती यूजर को उसका एक्सेस दे दिया है ना, वो आपको फिर बताएगा कि पुत्र ये जो तुमने नहीं किया हुआ ना, यहाँ पे जो गार्ड रेल इनपुट के ऊपर जो तुमने गार्ड रेल नहीं लगाया हुआ ना, वो तुम्हारी कितनी जो है ना तबीयत साफ करता। अच्छा, इसमें ना मैं एक मेरा अपना आइडिया, आई थिंक दैट दैट आइडिया वुड बी अ वैल्यू टू एडिशन
टू द लिसनर्स और जो हमारी ऑडियंस है, मेरा एक आइडिया है, ठीक है। हमारी कंपनी के अंदर, या अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में हैं, चैट जीपीटी को यूज करना ओपन है, हुँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम जो इंटरफेस यूज कर रहे हैं वो चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक यूजर आता है, वो पीएचआई की इंफॉर्मेशन उठाकर चैट जीपीटी को दे देता है। नाउ व्हाट, इसके ऊपर इसके क्या गार्ड रेल है? तो अभी मैंने एक खबर पढ़ी 2 दिन पहले कि यूएस के अंदर एक बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 13 साल का बच्चा था, ठीक है। सिर्फ उसने एक प्रॉम्प्ट लिखा, तो उसका जो प्रॉम्प्ट था ना, वो गैगल एक सिस्टम है, गैगल सर्च कर लें, GAGGLE। उसने उस प्रॉम्प्ट को फौरन जो है ना वो रिकग्नाइज किया और उसने अलार्म जनरेट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चैट जीपीटी का जो यूजर इंटरफेस है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं था उन बच्चों के लिए, उसके ऊपर एक और लेयर थी जिसके थ्रू वो प्रॉम्प्ट लिख रहे थे। समझ आई बात? तो प्रॉक्सिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है या होगा या होना चाहिए, कि जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हर बंदा उसके थ्रू प्रॉम्प्ट भेजे चैट जीपीटी को। बैकएंड पे वो एपीआई के थ्रू कनेक्ट है, वट जैसे भी कनेक्ट है। लेकिन ये जो गार्ड रेल वाला सिस्टम होगा, चैट जीपीटी की डायरेक्ट एक्सेस ना हो कंपनीज को, मतलब यूजर्स को, वो उस सिस्टम के थ्रू करें और उस सिस्टम में सारे चेक्स लगे हुए हों कि यार इसके प्रॉम्प्ट के अंदर पीएचए इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कंप्लायंस को ये वो तो नहीं कर रहा, कोई बैड वर्ड यूज तो नहीं कर रहा। वो सारे चेक्स वहां पे लगे हुए हैं। आई डोंट नो ये आइडिया किस हद तक है या नहीं है। चैट जीपीटी वैसे डायरेक्ट जो आप भेजते हो तो वो आइडेंटिफाई तो कर लेती है कि इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन वही बात है, उसको फिर गैगल मुझे जो इस है बारे में नहीं पता। वो गैगल जो है वो है लाइक के ट्वेल्व तक के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो सिस्टम है, वो आप उनकी मशीन्स पे करें तो वो इस चीज़ को नोट कर रहा होता है कि क्या कोई सुसाइडल बातें तो नहीं हो रही या इस तरह की बातें तो नहीं हो रही, एग्जैक्टली exactly। और उस बच्चे ने जो ताकि प्रॉम्प्ट लिखा था ना, आई वांट टू किल, फलाना बच्चा था दूसरा, उसके बारे में कहा था, उस तो फौरन उसको पकड़ लिया था कि यार ये किस दैट्स किस्म गुड, का किया। दैट्स गुड, दैट्स तो गुड। ये गार्ड रेल्स ना आपको इसके ऊपर चाहिए होते हैं, ठीक है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसका तो मतलब ये हुआ। अच्छा, जी, आगे चलो। नहीं नहीं, बताएं बताएं सर, बताएं। हाँ, मैं बस अगली बात ये करना चाह रहा था कि एआई जो है वो मतलब डिसीजंस कैसे मेक कर सकती है। जी जी। एजीआई या आपकी जो एएसआई होगी वो डिसीजंस कैसे मेक करेगी। तो बेसिकली जो एक्श कॉग्निटिव जो फ्रेमवर्क है ना, उसके अंदर वही होता है ना, परसेप्शन, थिंकिंग, रीजनिंग एंड एक्शन। तो जो एक्शन होता है वो एक्चुअली बेस्ड ऑन सम डिसीजन होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर वही बात है, काफी सारे कुछ टेक्निक्स हैं कि आप डिसीजन करने के लिए आपको री लर्निंग करनी पड़ती है। री लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ह्यूमन इन द लूप लाजमी होता है, कि ह्यूमन डायरेक्ट कर रहा होता है कि तूने जो रिजल्ट तूने दिया ये सही नहीं है, इसका रिजल्ट ये होना चाहिए। तो वो वाली जो चीज होती है, जब ह्यूमन की डायरेक्शन मिलती है तो वो री लर्निंग के अंदर आ जाती है, ठीक है। रिवॉर्ड फंक्शन एक टेक्निक है जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग किए जा सकते हैं, ठीक है। मैसिव कंटेंट मॉडलिंग है जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो रीआइटरेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मल्टी मॉडल फ्यूजन की भी टेक्निक्स है जिनको यूज किया जा सकता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस किया जा सकता है, कंस्ट्रेंट सिस्टम्स होते हैं, मेटा लर्निंग होती है। ये सारी चीजें, ये सारी टेक्निक्स है जो एआई, एएसआई, एजीआई, एएसआई, ये करंट एआई यूज करती है फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है सर, बेहतरीन हो, बहुत बहुत बेहतरीन हो गया। और इसके साथ ही मेरे ख्याल से ईमान भाई से हम सिर्फ आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि ईमान भाई हमें जो है ना कोई बता दें चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स या Udemy के कोई अगर कोर्सेज आपने को फाइंड किए हुए हैं, या वो अगर आप लिंक देंगे तो मैं उसको इसमें डाल दूंगा, या आपने कुछ आज का रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो कुछ बता दें ताकि हम आपसे जो है ना सीख सकें, क्योंकि हम जब भी यार आते हैं आपसे अच्छा अच्छा सीखते हैं। यार बेसिकली मैं तो, मेरे जो सोर्सेज है ना वो तो बड़े डिफरेंट, वो है वही deeplearning.ai है। उसके थ्रू, उसके ऊपर बड़े अच्छे, एंड्रयू एनजी को फॉलो करें आप ट्विटर पे, लिंक्डइन पे। वो नए नए कोर्सेज और काफी सारी चीजें जो है ना वो आपको बताता रहता है। तो उसके कोर्सेज बड़े
वो या ज़बरदस्त किस्म के हैं। इसके अलावा जो है कोर्सेरा, अच्छा उसके कुछ मतलब वो कोर्सेरा के ऊपर भी कोर्सेज पड़े होते हैं, तो वहां से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर भी काफ़ी सारे एआई के और जनरेटिव एआई के कोर्सेज मौजूद हैं। ठीक है। तो और वही बात है, हर जो प्लेटफॉर्म जो ओनर्स हैं, वो कंपनीज अपने अपने कोर्सेज निकालती रहती है। माइक्रोसॉफ्ट के अपने हैं, ठीक है, और गूगल के अपने हैं, AWS के जो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये सारे वही प्लेटफॉर्म है जो कि कंपनीज काम कर रही हैं बेसिकली एआई के अंदर, तो वो उसका जो है ना वो हो सकता है। अच्छा, इसमें अली कुछ चीज़ें और है बेसिकली के एजीआई जो है ना वो उसके बारे में, एजीआई और टॉपिक असल में एजीआई और एएसआई है ना, तो वो है क्या, कि मतलब उसका हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं है हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो रन किन किन चीजों पर होगी, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, पैसे कितने रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, वो क्या ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती, क्या वो डेवलपर्स प्रोग्रामर्स को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी उसमें है नहीं है, वट एवर, जो भी काफी सारी चीजें हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, आई थिंक ये हर बंदे के जेहन में होते हैं। तो हमारे जो आज का जो टॉपिक है उसका बेसिकली मकसद ये है कि यार हम ये बताएं कि यार मतलब अभी तो वो बात वही है कि इतना डरने की जरूरत नहीं है, इतना वो टर्मिनेटर 3 नहीं आ रहा, कि या वो मैट्रिक्स वाली एआई नहीं आ रही, और वो आ भी नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वो तो सेल्फ अवेयर होती है ना, तो सेल्फ अवेयर कॉन्शियसनेस के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसमें जो चीजें हैं ना वो बेसिकली क्या है कि हमारे लिए एक्शंस क्या है, हमने एक्शंस क्या लेने हैं। तो वही जिस तरह आपने बात की थी कि एआई फर्स्ट अप्रोच SDLC, ये हमारे लिए एक्शन है। ठीक है, इसमें हमने डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इसमें हमने मेटाडेटा की इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है। इसके अलावा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं किसके ऊपर, कि इवेल्युएशंस के ऊपर, मतलब हम कर सकते हैं, हम गोल्डन डेटा सेट्स बना के रख सकते हैं, ठीक है, जो कि एआई यूज कर सकती है। ये इन्वेस्टमेंट के आइडियाज है, मतलब आपकी अपनी टाइम की इन्वेस्टमेंट है, डेवलपमेंट की आपकी अपनी छोटी छोटी ऑफरिंग्स है। ठीक है। इसके अलावा आपके जो है एडवर्सेरियल प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ठीक है, रेड टीमिंग होती है, ये टेक्निक्स हैं डिफरेंट, इनको सर्च कर लेना गूगल पे, ये से पूछ लेना। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है रैग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है। कि रैग को आप कैसे बना के डिफरेंट डेटा को ना आप रैग के थ्रू उसकी इमेंडिंग्स बना के रख लें, वो अलग से आपका डेटा सेट बन जाएगा। ठीक है। और एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी आप लर्निंग कर सकते हैं, जो एक्शन आइटम्स है ASI, AGI और ASI के लिए, जिसमें आप डिफरेंट प्लानर्स बना सकते हैं। ठीक है। आप काफ़ी सारे टूल्स डेवलप कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा और जो एरियाज हैं, फिन ऑप्स हैं, फाइनेंशियल ऑप्स के ऊपर आप एआई के अंदर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे वो एक्शन आइटम्स हैं जो कि आप बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम, अपनी एनर्जीज लर्निंग के लिए, ताकि जब ये AGI और ACI, क्योंकि अभी मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़ा था कि चाइना ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है, काम शुरू कर दी है। ठीक है, AGI के ऊपर मेटा ने काम स्टार्ट कर दिया सुपर इंटेलिजेंस के ऊपर, वो उसको सुपर इंटेलिजेंस कह रहा है। ठीक है। और उसके लिए उसने कोई बंदा भी हायर किया है जो कि 28 साल का कोई डेवलपर है, जो कि उसको उसने हेड ऑफ AI डिपार्टमेंट मार्क जकरबर्ग ने लगाया। ठीक है। तो लोग वो ये सारे जो है ये बड़ी फास्ट दौड़े लगा रहे हैं कि यार हम इस फील्ड के अंदर जो है ना आगे से आगे जाएं। अच्छा, इसके अलावा ना जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है ना वो जरा इंटरेस्टिंग चीज है। तो कि ये मैं इसलिए मेंशन करना चाहूंगा कि ये बेसिकली जो AGI और ASI है ना, इसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, ये बड़े मजे की है। इसके अंदर क्या है कि आपका जो है ना कंप्यूटर, कंप्यूट पावर रिक्वायर्ड है, आपके GPUs के क्लस्टर्स रिक्वायर्ड है, और वो मिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बेसिकली गेम है। ठीक है ना, कि वो अगर 56 GPUs का क्लस्टर चलता है तो वो पता नहीं $1 मिलियन महीने का जो है ना उसका बिल आता है, और उसको 512 GPUs पर ले जाओ तो फिर वो कितना लेगा। ठीक है। अब हार्डवेयर की इतनी रिक्वायरमेंट्स है, तो ये कब मीट होंगी, कैसे होंगी, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। सही है। लेकिन इसमें कंप्यूट अलग है आपकी, वो GPUs अलग है, फिर इसमें ना एक एसिक है ASIC। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है हार्डवेयर के अंदर। अच्छा, इसके अलावा फिर न्यूरोमॉर्फिक चिप्स, अली, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, जिसके ऊपर
तो उमर को बड़ा एतराज था। ये भी इसके अंदर एजीआई के अंदर किरदार अदा करेंगे। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में भी कहा जाता है, ये भी एजीआई और एएसआई को अचीव करने में किरदार अदा करेगी। ठीक है। फिर ऑर्केस्ट्रेशन इसकी करना है, उसके लिए भी आपको जो है ना ये सारी चीजें चाहिए होंगी। समझ आ रही है बात? तो डिफरेंट इराज डिफाइन किए गए हैं। शॉर्ट टर्म इरा है 2025 से लेकर 2030 तक। उसमें तो ये एलएलएम्स को ही ये स्केल करते रहेंगे, डेटा सेंटर जीपीयूज के क्लस्टर्स को बढ़ाते रहेंगे। फिर सेकंड इरा है 2030 से 2040 तक। उसके अंदर ना कुछ ये नई चीजें, टीपीयूएम एक नया गूगल की तरफ से है, सेरेब्रस के नाम से कोई एक है, वो आ रही है कॉरपोरेशन, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के कंप्यूटर्स को भी लाया जाएगा। और जो फाइनल जो ईरा है ना वो 2040 के बाद का है, जिसमें जो है ना ट्रूली ये किया जा सकता है कि यार एजीआई और एएसआई सेल्फ सस्टेन हो सकती है, इतना चल सकती है। हाँ, 2040 तक की तो वैसे भी प्रेडिक्शंस हैं हाँ डेवलपर के एग्जैक्टली, रिप्लेस होने की, लाइक प्रोडिक्शंस आफ्टर बेस्ड ऑन 2040 डेटा है ना। मतलब। हम्म। यस। तो ये है लेकिन भाई सारा जो मैं थोड़ा सा करना चाह रहा था, सामने लाना चाह रहा था। अगर आप कुछ जो खरदमाग एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनको भी अगर फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको हम्म। पता चलेगा कि वो कहते हैं कि जी आप जीपीयूज खरीदने शुरू करो, जीपीयूज घर में लगाने शुरू करो, और ऐसा सारा कुछ। हाँ वो बेसिकली आपका जो सिस्टम्स है उसी को यूज करेंगे करते हुए। चलिए। तो कहानियां बस इसी तरह की चल रही हैं बस। वही हमारा असल में आज का ईमान भाई का मकसद ये है कि हमने जो है ना वो जी इंटरप्रेन्योर पैदा करने हैं। तो लिहाजा वो आपको इन्वेस्टमेंट की आइडियाज वगैरह ये सब कुछ दे चुके हैं। और इसके अलावा अभी के लिए हमारा जो हमारी ये वाली जो डिस्कशन है उसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। और शायद ही यकीनन आगे किसी हफ्ते में हम दोबारा ये डिस्कशन को ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न्स जो है ना वो यही से रिलेटेड आते रहते हैं मुख्तलिफ डेवलपर्स के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो कि बनाया गया है बाय अदर। ठीक है। खैर वो मुझे उसका ऐसा जैसा थ्रेट नहीं लगता, लेकिन अगर आप उसकी मतलब की चीज़ें देखें तो वो थ्रेट नहीं है। वो आपने अगर दो चीज़ें होती हैं, जिस वक्त मोबाइल फ़ोन आया था तो मोबाइल फ़ोन को लोग एज ए थ्रेट लेते थे, और कुछ थे जिन्होंने मोबाइल फ़ोन को एज ए फैसिलिटेटर लिया था। जिन्होंने फैसिलिटेटर लिया था वो आज गैरी बन गए हैं, और जिन्होंने थ्रेट लिया था वो आज जो है ना बस बैठे हुए हैं, और वो बैठ के अपना टिकटॉक चला रहे हैं। तो ये चीज़ है। खैर इसके साथ ही हम आपकी अब आज की जो एपिसोड है उसको एंड करते हैं। और वही बात जो मैं हमेशा करता होता हूँ वो ये कि सवाल पूछते रहें, अपनी क्यूरोसिटी को डेड ना होने दें, और सीखते रहें। और सवाल पूछने में ही जो सीखने का जो असल रूह है ना वो पिन्हा है, तो उसको आप प्लीज़ सवाल पूछना ना रुकें प्लीज़। आप हमसे भी सवाल पूछ सकते हैं। हमें कमेंट करके आप बताएँ कि आपको हमारा एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। अपने फीडबैक से बारे में बताएँ, अपनी कोई स्टोरीज़ वगैरह हमारे साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे कुछ और कोई और टॉपिक्स हैं जो उनको चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, तो वो आप वो हमें बताएँ ताकि हम डिस्कस करें। इसके अलावा ये कैथारसिस प्लेटफ़ॉर्म भी है, तो लिहाज़ा अगर आपने कोई कुछ वेंट आउट करना है तो आप वेंट आउट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने बाकी जो दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ शेयर करें। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।